ये बात है आज से कोई 20 साल पहले की। आप चले जाएं 2006 या 7, कराची का वाक़या है। कराची में उन दिनों में कई चेंजेस आ रही थी और ये वाक़या भी एक चेंज से रिलेटेड है। वो चेंज से रिलेटेड कैसे है, मैं उससे पहले आपको बता दूंगा कि वाक़या है किसके बारे में। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी जो मुल्क तो आज से 10-12 साल पहले छोड़ चुके हैं, लेकिन कराची, सिंध या इवन फेडरल में भी उनका बड़ा नाम था जी, क्योंकि वो लेट 90s से सहाफ़त कर रहे थे। अभी भी सहाफ़ी हैं लेकिन इस मुल्क में नहीं है। जिस दौर की बात है उस दौर में वो एक बहुत मजबूत सहाफ़ती इदारे से मुंसलिक थे, लेकिन उनकी शख्सियत इस तरह की थी कि गो के उस दौर का MNA MPA यूँ बता रहा हूँ कि वो आगे कहानी में आएंगे, सेनेटर, कोई CM, कोई एजेंसी, कोई आला पुलिस अफसर, उन तक इन साहब की रीच बहुत इजीली थी और लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये वाक़या बयान करते हुए नाम मैं उनका फ़र्ज़ी ले रहा हूँ, खावर भाई कराची के इलाके गुलशन इकबाल के बड़े खूबसूरत फ्लैट्स उस वक्त हुआ करते थे, अब तो खंडरात लगते हैं, भयानी हाइट्स, उसमें रहा करते थे। अब खावर भाई की शादी सर पर थी क्योंकि फैमिली ने एक्सपेंड होना था, अब एक बेडरूम और चाहिए था, इस वजह से अपार्टमेंट चेंज करना था। तो भयानी हाइट्स वाले जो अपार्टमेंट थे, अभी तो खैर आप करोड़ों में अपार्टमेंट की कीमत है। 2006 और 7 में जो चेंजेस में बात कर रहा था ना, 2006 और 7 में चेंजेस ये आ रहे थे कि कराची में रियल एस्टेट को एक बूम मिल रहा था। डेज़ या विद इन वीक्स प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही थी, चाहे वो नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, गुलशन इकबाल हो, फेडरल वी एरिया हो, ये तो गुलिस्तान जौहर हो, तो हॉट केक्स थे। तो खैर भयानी हाइट्स वाला उन्होंने अपार्टमेंट अपना सेल पर लगाया जहाँ वो खुद रह रहे थे। दूसरा अपार्टमेंट को गुलिस्तान जौहर में एक समझ में आया, 3 बेड का अपार्टमेंट। भयानी हाइट्स में 2 बेड था, इनको 3 बेड के अपार्टमेंट के लिए गुलिस्तान जौहर में एक अपार्टमेंट अच्छा लगा। ये तो नहीं कह सकते उस दौर में गुलिस्तान जौहर आबाद हो रहा था, लेकिन फिर भी इतना आबाद नहीं था और बड़ी अच्छी एक जगह थी रिहाइश के लिए। जिससे ये अपार्टमेंट ख़रीद रहे थे वो इनका कज़न ही था और उसने कोई कीमत इनको बताई थी 25-26 लाख रुपए। ये अपना अपार्टमेंट बेच रहे थे 14-15 लाख रुपए में, डिमांड कर रहे थे 15 लाख रुपए। बाद बंदा कुशन रखता है कि चलो सही है, अगर किसी को रियायत देनी पड़ी तो रियायत भी दे देंगे। बहुत से लोग रैंडमली देखने आ रहे थे। एक पार्टी आई, उनको सीरियस बायर लगा, उसने बोला कि सही है, मैं 15 लाख में ख़रीद लूँगा और आप मुझसे बस मेरी वर्बल कमिटमेंट आपसे हो गई है। तो खावर भाई ने बोला सही है। मैंने असल में ना आगे एक अपार्टमेंट रोका हुआ है और जब आपने मुझे पेमेंट करनी है तो मैंने वहाँ पे पार्शियल पेमेंट इस बीच में करनी है और फुल पेमेंट जब करूँगा जब आप मुझे पेमेंट करोगे। यानी कि एक एग्रीमेंट बनाएंगे हम, उसके हिसाब से मुझे 2.5 लाख रुपए आप देना और 12.5 लाख रुपए विद इन 45 डेज़ एज़ पर जो रूल होता है, जो एग्रीमेंट बनता है, उसके हिसाब से हमने आपसे वो रिसीव करने। और मैंने यार क्योंकि आगे अपार्टमेंट ले रहा हूँ तो वो 25 लाख का अपार्टमेंट है, तो मुझे उसकी 10% डाउन पेमेंट करके रोकनी है, इस वजह से मैं आपसे 2.5 लाख रुपये लूँगा शुरू में और हम एग्रीमेंट कर लेंगे। वो बंदा जी राज़ी हो गया, कोई रियायत भी नहीं मांगी, चला गया। खावर भाई कहते हैं उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ना कि यार उनको थोड़ा कोई रेड फ्लैग लगा। अगले दिन उस बंदे को उन्होंने फ़ोन करके मना कर दिया। उस बंदे ने किसी से फ़ोन करवाया इनको, जो एक और सहाफ़ी भाई हैं, उनका बड़ा नाम है, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता इस वक्त क्योंकि कहानी से शख्सियात की ज़ाती शनाख्त कोई ऐसी जुड़ी हुई नहीं है, असल में तो पैगाम ही होता है। तो बहरहाल उन जो सहाफ़ी थे, सीनियर सहाफ़ी थे, उन्होंने खावर भाई को कॉल की कि भाई यार ऐसे ऐसे है, तुमने उस बंदे को मना कर दिया, मैं उसको जानता हूँ। अच्छा, खावर भाई अपार्टमेंट बेच रहे हैं, ये प्रेस क्लब में भी बात फैली हुई थी, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स में, अखबारात में, जो उनके दोस्त थे सब तक बात फैली थी भाई गुलशन में किसी को अपार्टमेंट चाहिए तो खावर भाई बेच रहे हैं। तो बहरहाल यार मैं तुम्हारा वो अपार्टमेंट है, तुम यार बल्कि तुम्हें तो मेरे नाम की रियायत देनी चाहिए, मेरा जानने वाला है यार वो। तो खावर भाई ने सही आप भेजें, 15 लाख कहते 14.5 में आपके 50,000 रुपये आपके नाम पे छोड़ दिया, आप उसको भेज दें। वो बंदा आया, उसने बोला, खावर भाई ने बोला यार पहले बताते, तुम उनको जानते हो यार, चलो बस अब मेरी तरफ से तुम मर्ज़ी है तुम्हारी, 15 का लो वरना 50,000 रुपये रियायत है। तो उस बंदे ने 2.5 लाख रुपये दिए और इनसे एक लीगल एग्रीमेंट किया। अगले 2-3 दिन में लॉयर के ज़रिए एग्रीमेंट बना, 2.5 लाख रुपये रिसीव किए खावर भाई ने और एग्रीमेंट के हिसाब से अगले 45 दिन में अब इसने बाकी 12.5 लाख रुपये पे करने और ये फ्लैट का ओनर बन जाएगा, वो ट्रांसफ़र वगैरह हो जाएगा। ये 2.5 लाख उठा के खावर भाई ने अपने उस कज़न को दे दिए जो गुलिस्तान जौहर में अपार्टमेंट जिससे ख़रीद रहे थे, और वो वहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मैं तुम्हें इतनी पेमेंट कर दूंगा और बाकी पेमेंट मुझे 12.5 लाख रुपए की आखिरी जो मुझे किस्त मिलेगी वो मैं तुम्हें फुल पेमेंट के सूरत में कर दूंगा इतने दिन में। अब जनाब 44 डेज़ गुजर गए। 45th डे खावर भाई ने उस बंदे को कॉल की कि भाई तुम तो बिल्कुल ही टेल पे ले गए बात को, आ जाओ यार, मतलब फाइनल करो और ख़त्म कहानी। कह रहा है मुझे अब 2-3 दिन दे दें। अब खावर भाई का क्योंकि रेफरेंस
की वजह से खामोश थे खावर भाई। खावर भाई ने चलो सही है 2-3 दिन ले लो। खावर भाई ने आगे अपने कज़न को बोला यार थोड़ी सी रियायत दे दो, मैं पेमेंट बाकी कर दूंगा। खावर भाई इसको बड़ी हद तक पेमेंट कर चुके थे। चले वो तो घर वाली बात थी। अब यहाँ 50 दिन हो गए एक तरीके से, 45 डेज़, 2-3 दिन के नाम पे, और 5 दिन उस बंदे का फ़ोन ही नहीं आया। फिर खावर भाई ने कॉल की, कहते यार मैं किसी काम में फंसा हुआ, मुझे बस आपसे ना कुछ दिन चाहिए, मैं फिर आता हूँ। कुछ दिन का मतलब 70 दिन हो गए, यानी कि 50 दिन ऑलरेडी हो चुके थे, वो 1-1.5 हफ्ता और खा गया वो। खावर भाई ने उसको कॉल की, उन्होंने बोला कि देखो यार मेरा नहीं ख्याल कि तुम किसी परेशानी में और तुम ये डील कर पाओगे मुकम्मल, तो क्योंकि तुम्हारा रेफरेंस है भाई, तो तुम आ जाओ अपने 2.5 लाख रुपए ले जाओ और इस फ्लैट को अब भूल जाओ, मेरे ख्याल से आपसे हो नहीं पाएगा। तो कहता सही है, मैं आप मुझे 5 लाख रुपए दे दें और सही है, इस डील को भूल जाते हैं। खावर भाई ने बोला किस बात के 5 लाख? कह रहा भाई आप बैक फुट पे जा रहे हो ना यार। खावर भाई जाहिर बात है हैं तो बहुत शरीफ आदमी, लेकिन जब एक इस तरह के आदमी का दिमाग घूमता है तो फिर खावर भाई ने बोला उसूली तौर पे तो पेनल्टी तुम्हें लगनी चाहिए, फोरफिट होनी चाहिए अमाउंट, तो मैं 2.5 लाख क्यों पे करूं, लेकिन क्योंकि तुम एक रेफरेंस से हो, सही है, हमारी अच्छी तरह बात चली, तुम पैसे लो और इस बात को भूल जाओ। और सेल डीड के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से ये मामला ऐसा ही होता है। जो रियल इस्टेट के मामला जानते हैं उनको पता है। बहरहाल इस थोड़े एक तल्ख जुमले पर बात ख़त्म हो गई। खावर भाई को अगले दिन ऑफिस जाना था। अच्छा, खावर भाई की तबीयत मैं आपको बताऊं थोड़ी सी, हैं तो बड़े सीनियर सहाफ़ी, लेकिन उन सहाफ़ियों में से जिनको जानता हर कोई, इन्होंने अपनी जान पहचान का फ़ायदा कभी नहीं उठाया कि आईडी कार्ड भी बनवाना है ना अपना या फैमिली का, तो लाइन में लगे हुए हैं। कोई बिल का मामला हो गया तो लाइनों में लगे हुए। किसी से फ़ोन करवाने वाले सहाफ़ी नहीं थे वो। इन शॉर्ट ये कहा जाए, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, कि वो कोई बदमाशी करने वाले इंसान नहीं थे। लेकिन एक आदत उनमें और थी, वो बदमाशी सहते भी नहीं थे। अगले दिन खावर भाई किसी काम से घर पर ही थे, ऑफिस नहीं गए थे। बेल बजी घर की, 2nd फ्लोर पे उनका अपार्टमेंट था। बाहर निकले तो वो बंदा और उसके साथ 3-4 बंदे लोडेड, और बाद में उन्होंने कह रहा मैंने नीचे भी देखा तो 10-15 बंदे नीचे भी खड़े हुए थे, और गालिबन 2-3 के पास गन्स थी। उस बंदे ने आके उनको धमकी दी कि 5 लाख रुपए आप मेरे हाथ पे रखो, वरना कल तक ये अपार्टमेंट खाली करो, ये इस पर मेरा कब्ज़ा होगा, यानी कि ये मेरे नाम हो गया। तुमने डील के हिसाब से अपनी ज़बान को नहीं निभा रहे हो, तुम डील से पीछे हटे हो, तो अब यही असूल बनता है। अब खावर भाई का तो मीटर घूम गया। खावर भाई ने बोला देखो अभी तक तो मैं डिफरेंट तरीके से बात कर रहा था, ये जो खिलौने लेकर आया हो ना, मैं जत्ती ज़ात का हूँ, इन खिलौनों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र अदा करो कि मैं घर पर था। अगर मैं किसी वहम में होता कि तुम मेरे पीठ पीछे घर पे आते हो और मैं 1 मिनट के लिए कोई भी बात सोच लेता कि तुमने मेरी फैमिली को किस तरह धमकाया होगा या क्या बोला होगा, मेरी फैमिली मुझे क्या बता रही है क्या नहीं बता रही है, तो पता नहीं तुम्हारे साथ मैं क्या करता। और अब मैं तुमसे तुम्हारी तरह ही निपटूंगा। अगले दिन खावर भाई ने अपने एक दोस्त जो एक आला पुलिस ऑफिसर है उनको कॉल किया, उनके पास जाके कानूनी तौर पे एक दरख्वास्त लिखी कि ये शख्स जिसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी है, इससे मुझे जान को ख़तरा है, ये मेरे घर पे ऐसे ऐसे आया था, अगर मुझे कुछ होता है तो ये शख्स जिसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगी है, ये इसका नाम है, ये ज़िम्मेदार होगा। कानूनी तौर पे जो एप्लीकेशन बनती थी अपने उस आला पुलिस ऑफिसर दोस्त के ज़रिए वो फ़ाइल कर दी, और पुलिस ने उस शख्स को बुला के बताया कि भाई अब तुम दुआ करो कि कोई हराश ना आ जाए खावर भाई को, क्योंकि अगर कुछ होता है तो तुम गए, तो तुमने हरकत जो की है। उस बंदे ने फिर सोचा कि यार शायद अब कुछ और करना चाहिए। अच्छा, इसके 2.5 लाख रुपए अभी तक खावर भाई के पास थे। कुछ दिनों बाद खावर भाई के घर पे एक नोटिस आता है, वो एक किसी भी लॉयर फर्म से आ जाता है, अदालत से नहीं, किसी भी लॉयर फर्म से आता है, और कि जी आपने ऐसे ऐसे डील की थी और अब आपके ऊपर 5 लाख रुपए बनते हैं, क्योंकि आप डील से बैकआउट कर रहे हो, तो आप ये 5 लाख रुपए पे करें, वरना ये मामला आता है, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खावर भाई ने मैं फिर बता रहा हूँ ना कि वो अपने दौर की हर पावरफुल शख्सियत को करीब से जानते थे और लोग उनकी इज़्ज़त करते थे। एक बहुत बड़े वकील हैं, बार की भी बहुत अहम शख्सियत, उनको फ़ोन किया, उनको बोला कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, तो अब आप बताएं क्या करना है। उन्होंने बोला कहाँ बैठे हो? कह रहे मैं गुलशन में ही हूँ। कह रहा सही, मैं फ़लाने होटल पे आ रहा हूँ। अच्छा, ये जो वकील साहब थे ना, इनका थोड़ा मैं आपको प्रोफाइल बता दूँ। ये वकील साहब एक साबिक, मतलब वैसे तो बड़े बड़े केसेस इनके नाम पे, एक साबिक वज़ीर आज़म के वकील भी रह चुके हैं, और रीसेंट पास्ट में, मैं नाम नहीं ले रहा इनका, रीसेंट पास्ट में एक सूबे में बहुत ही आला पोजीशन पर है, शायद उनकी पुरानी जो खिदमात है उन्हीं के सिले पे इनको एक आला तरीन पोजीशन मिली है। तो बहरहाल वो खावर भाई के पास पहुंच गए और खावर भाई ने उनको वो दिखाया कि देखें जी ये आया है और आपके वकील भाई हैं, इनके ज़रिए ये भिजवाया गया है,
ये बात थी। खावर भाई ने सारा एग्रीमेंट वगैरह निकाल के, सारा रिकॉर्ड निकाल के दिखाया कि भाई इसमें मेरी गलती कहाँ है। तो वो जो वकील साहब थे उन्होंने वहीं वो नोटिस फाड़ा, उस वकील को कॉल की कि तुम धमकी माफिया हो, तुम ब्लैकमेलर माफिया हो, तुम क्या कर रहे हो? मैंने इसका एग्रीमेंट देख लिया, ये तो क्लियर है। अगर तुम ब्लैकमेलिंग के लिए या इसको ट्रैप करने के लिए कर रहे हो तो दो बातें हैं, तुम्हें या तो पता नहीं है तुम किसके साथ ये कर रहे हो, तुम इसको जानते नहीं हो, ये एक हद तक शरीफ है, लेकिन उसके बाद डिफेंसिव मोड में अगर जाएगा तो तुम्हारे लिए या तुम्हारे क्लाइंट के लिए फिर प्रॉब्लम होगी। दूसरी बात, अगर तुमने ये स्कैम चलाना है काला कोट पहन के, तो मैं काला कोट को बदनाम नहीं होने दूंगा। तुम फिर बार में आके मिलो, बाकी तुमसे फिर बात वहीं की जाएगी। तो फिर उस लॉयर फर्म वाले जो साहब थे उन्होंने बोला फ़ोन पर ही कि मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आप खावर भाई से कहें वो फाड़ के फेंक दिया, उसको जला भी दें और भूल जाएं, हम इस बीच में नहीं हैं। अब इस बीच में खावर भाई कहते हैं यार मुझे इंटेंशन नहीं पता उस बंदे की क्या थी, और वो जिन सहाफ़ी भाई का रेफरेंस लगाया था वो सहाफ़ी भाई भी शर्मिंदा थे। वो कह रहे हैं यार मुझे तो नहीं पता था ये गेम कर क्या रहा है। अब एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि उस दौर में रियल एस्टेट का बूम आ रहा था। आप अखबारी तराशे, पुराना अखबार, डॉन, जंग सब निकाल के देखें, रियल एस्टेट की कीमतें दिनों में, घंटों में, हफ्तों में बढ़ रही थी। तो खावर भाई ने आगे जिस अपने कज़न से फ्लैट लेना था, अब उसमें 70-80 दिन हो गए थे, मतलब 3-4 महीने गुजर गए, 3 महीने अंदाज़न गुजर गए। तो वो फ्लैट की कीमत 30-32 पे चली गई। और जो खावर भाई का फ्लैट था, जो वो कह रहा था जी आपका मैंने आपको 2.5 लाख रुपए पेमेंट की हुई है और 15 लाख में डील हुई है, वो 15 लाख वाला अपार्टमेंट भी 18-19 का चला गया था, या विद इन मंथ्स। खावर भाई कह रहे हैं मुझे नहीं पता उन लोगों की इंटेंशन क्या थी, मुझे लगता है वो कब्जा माफिया टाइप ग्रुप था, और वो कितने लोगों के साथ ये काम कर चुके होंगे, वो तो मैं उनको अटक गया। कोई और होता तो शायद 5 लाख रुपए पे करता, या उसको अगर ज़्यादा वो कुछ करता तो उसको शायद घर से हाथ धोने पड़ते। अब 2 यॉर्कर्स उस बंदे को पड़ चुकी थी, कानूनी तौर पर भी और पुलिस की तरफ से भी। खावर भाई कहते हैं मेरी फिर भी इंटेंशन नहीं थी कि भाई ये आए, मैं शादी करने चाह रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू करना चाह रहा हूँ, मैं किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहता, मैं किसी ब्लैकमेलर की भी बद्दुआ नहीं लेना चाहता था। तो मैं चाह रहा था कि बस आके अपने पैसे ले ख़त्म करें कहानी, मैं किसी और को बेच लूँ। क्योंकि खावर भाई ने सारी सेल परचेज़ वाली जो कंडीशंस, ये जो सिचुएशन थी, अपनी शादी से 4-5 महीने पहले शुरू कर ली थी। उनको पता था बीच में कुछ ना कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है सेल पर, ये तो नहीं पता था कि ये काम हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी शादी में उनकी टाइम था थोड़ा बहुत। खावर भाई कह रहे हैं एक दिन मैं दफ्तर से घर वापस आ रहा तो मेरा फ़ोन बार बार बज रहा। घर आके मैंने भयानी हाइट्स के कंपाउंड में फ़ोन उठाया तो कराची की एक पार्टी, आपको पता है होती थी, अभी भी होती है, अब तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना कि बाहर वाली और घर वाली। तो उस वक्त एक ही पार्टी होती थी, कराची वाली। तो वहाँ से फ़ोन आया कि जी आप आ जाएं, ऐसे ऐसे एक मसला आया है, तो आपकी कंप्लेन है। खावर भाई ने बोला अच्छा कहाँ आना? अच्छा जी ऐसे ऐसे आप वहाँ पे दफ्तर है, वहाँ पर आ जाएं। चले गए जी गुलशन में, उस दफ्तर में, उस सियासी पार्टी के दफ्तर में। वहाँ वो लोग भी बैठे हुए, वो शख्स बैठा हुआ जिससे डील हुई थी, और 2-3 लोग और बैठे हुए। अच्छा खावर भाई को क्योंकि सहाफ़ी हैं, पुराने हैं, सब जानते हैं, यूसी नाज़िम वहाँ पे बैठा हुआ था। अच्छा यूसी नाज़िम एक उस सियासी पार्टी की एक मारूफ शख्सियत, एक नुमाया शख्सियत का भतीजा या भांजा, वो बैठा हुआ था। वो साहब कहते हैं कि जी ऐसे ऐसे हैं, ये शरीफ आदमी हैं, आप इनके साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनके आपने पैसे वापस करने, या तो पैसे वापस करें जो 5 लाख रुपए बनते हैं, या फिर इनको आपने घर जो सेल करना है, जो एग्रीमेंट हुआ है उस पर आप पूरे उतरें। खावर भाई ने पहले खामोशी से सुनी पूरी बात, फिर उन्होंने बोला, खावर भाई का अपना अंदाज़ था, कहते हैं यार आप इसको जानते नहीं, ये चीटर है, ये चीटर लोग हैं, आपको पूरी बात ही नहीं पता। उसने खावर भाई का जुमला पूरा नहीं होना दिया और एकदम गुस्से से खड़ा हुआ कि तुम समझाओगे हमें। और वो मतलब उसने बस मुगल्लज़ात बकना रह गई थी, उसने धमकाने की कोशिश की ऊंची आवाज़ करके। खावर भाई ने उससे बोला भाई ये आवाज़ नीची करो, मैं तुम्हारा कोई कारकुन नहीं हूँ, ज़रा तमीज़ से बात करो। कहता है मैं इस बंदे के बारे में आपको बता रहा हूँ कि आपने इसके पैसे देने, उल्टा आप मुझे डिनाई करके कह रहे हो ये लोग चीटर है। खावर भाई ने बोला आपको बात ही नहीं पता। तो उस यूसी नाज़िम को कुछ और समझ में नहीं आया, उसने बोला देखें खावर साहब आप जो भी हैं, कराची में गोली ना अंधी होती है और बड़ी जालिम होती है, ऐसा ना हो आपकी भी खबर आ जाए, ज़रा देखभाल के रहिएगा। तो खावर भाई ने बोला कि देखें सही है, मुझे कुछ हुआ ना तो इस मुल्क के सबसे बड़े उर्दू ज़बान के अखबार में ना फ्रंट पेज पे ख़बर होगी, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ हुआ ना तो बैक पेज पे भी ख़बर नहीं होगी। बहुत तब गया। अच्छा खावर भाई समझते थे, जानते थे कि ये कौन है और ये क्यों उतना उछल रहा है। खावर भाई ने निकलते ही वो जिसके भतीजे भांजे थे, बड़ी मारूफ शख्सियत है। अच्छा मैं किसी को देखें डिफेंड नहीं कर रहा, इस पार्टी से बहुत से लोगों को इख्तलाफ है, बहुत से लोगों को मोहब्बत है, मैं इसको ज़ेर बहस ला ही नहीं रहा, ये एक डिफरेंट टॉपिक
के मुतालिक स्टोरी है, तो प्लीज़ आप इस तरफ मत ले जाइएगा, मैं सिर्फ एक वक़ूआ बयान कर रहा हूँ। खैर उन साहब को फ़ोन किया, वो बड़ी मारूफ शख्सियत है और ऐवानों तक उनकी पहुँच थी उस पार्टी की वजह से। वो खबर भाई की बड़ी इज़्ज़त करते थे। उन साहब को बोला भाई ऐसे ऐसे ये साहब हैं, आप तो जानते ही इनको, और ये मुझे ऐसे ऐसे धमकी दे रहे हैं। खबर भाई ने बाहर आके फ़ोन किया। उन्होंने खबर भाई को बोला खबर भाई मैं आपसे मादरत चाहता हूँ और अब इनसे ये बात कह देंगे, ये आप तक आने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। तो खबर भाई ने बोला देखें मैं तो नहीं कहता, आप इनसे ख़ुद बात कर लें। खबर भाई ने फ़ोन पकड़ाया। खबर भाई ने बोला XYZ भाई का फ़ोन है। वो एकदम एहतरामन खड़ा हो गया, बात की, कमरे में चला गया। बाद में कमरे से खबर भाई का फ़ोन तो वापस आया, लेकिन वो यूसी नाज़िम वापस नहीं आया। वहाँ का सेक्टर इंचार्ज उस कमरे से फ़ोन वापस लाया, जो खबर भाई को बहुत अच्छी तरह जानता था कि खबर भाई को साथ में ले गया साइड पे। खबर भाई से हमने बात ये है कि आप उन साहब को जानते हैं XYZ। अच्छा, जिन साहब का नाम लिया वो भी ऐवानों तक इस सियासी पार्टी की वजह से गए और बड़े डिसेंट इंसान हैं। तो उनका नाम लिया कि यार असल में उनके मोहल्ले वाले हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे बताया और उनको नहीं पता था कि खबर भाई आप के बारे में बात की गई है, और फिर मैंने ख़ुद पता किया है, ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। आप एक काम करें, उनको भी मैंने रिपोर्ट दे दी थी कि मैं खबर भाई से इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये पता नहीं घूम फिर के या कहाँ यूसी नाज़िम के पास आ गए। तो आप जाएं और ना जो XYZ भाई है ना, उनसे आप शाम में जाके मिल लें, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। खबर भाई ने बोला सही है, मैं चला जाता हूँ। खबर भाई कह रहे हैं उस दिन मैं शाम में उन भाई के पास भी गया, वो कॉल खबर भाई की, उन्होंने माजरत की कि देखें भाई मेरे पास तो इस तरीके से मामला आया था, हम तो समझ रहे थे एक ये माली तौर पे कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है या किसी का मामला सेटल होना है, तो हम इस बीच में इस वजह से आए थे। अब आप जो बात बता रहे हैं तो इस तरीके से तो उन लोगों ने ज़्यादती की, तो आपने कितने पैसे इसके देने हैं, या ये आपसे 5 लाख रुपए मांग रहा है और आप बता रहे हैं जी 2.5 लाख रुपए इसके हैं, असल में ये ज़्यादती कर रहा है। पूरी बात मैं समझ गया। अब एक काम करें, आपके पास जो 2.5 लाख रुपए हैं ना, अब आप इसको वापस देते हैं तो आपकी मर्ज़ी। आप अभी शादी होने वाली है, उस पर आप हनीमून पे चले जाते हैं उन पैसों से। अच्छा 2006-7 में 2.5 लाख रुपए बहुत थे, वो आपकी मर्ज़ी है। उसमें से आप 2% देते हैं, 10% देते हैं, 50% देते हैं, कुछ नहीं देते, आप जाने वो जाने। हमें कन्फ्यूजन हुई थी, हम आपसे मादरत चाहते हैं और हम इस बीच में अब नहीं हैं। खबर भाई घर आ गए। खबर भाई कहते हैं कि उसके बाद अब मुझे एक बंदे ने इतना तंग किया था, तो अभी तक तो मैं डिफेंसिव मोड पर था ना, अब जब इस बंदे ने मुझे इतना तंग किया तो मैं थोड़ा तो अटैक करूँगा। कह रहे फिर थोड़ा सा मैंने उसको तंग किया जो मैं कर सकता था। तो उसके बाद खबर भाई कहते हैं मेरे शादी के दिन करीब आ रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना खबर भाई इन ताल्लुकात के बावजूद भी एक बहुत शरीफ नफ्स इंसान थे। खबर भाई कहते हैं मेरे बड़े भाई ने मशवरा दिया कि देखो यार जो भी है बात ख़त्म हो गई, तुम अब नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हो, तो अपने ऊपर ना किसी भी किस्म का बर्डन नहीं रखो, ये पैसे हैं उसको बुलाओ, वार्निंग दो और ख़त्म करो कहानी। कह रहे मैंने अपने भाई के एहतराम में उसको बुलवाया और उसको बोला कि ये रे भाई 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये तुम्हें मैं रियायत दे रहा था, अब 50,000 रुपये तुम पे जुर्माना है। तुम ये कागज़ पे लिखोगे भाई मेरा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, 50,000 रुपये तुम्हारे मैं रख रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहे, किसी भी शरीफ शख्स को तुम तंग ना करो जो तुमने ज़्यादती की है। बहरहाल अब खबर भाई भी पाकिस्तान में नहीं होते, बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की बदनामी नहीं था या किसी के लिए डिफेंस पेश करना नहीं था, एक वक़ूआ एज़ इट इज़ बयान किया गया। बहुत से असबाक हैं इसमें छुपे हुए, आपने इससे क्या सबक सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस जैसा कोई वाक़या अगर आप कराची से हैं तो यकीनी तौर पे हुआ होगा, वो भी शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे उसको लोगों की रहनुमाई के लिए या कम से कम माजी को याद करने के लिए पब्लिश करें। बहुत शुक्रिया।